Bismillahirrahmanirrahim. Today we shall discuss about Fermi theory of beta decay. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फर्मी थ्योरी का फर्स्ट हाफ जो है कंप्लीट किया था, जहाँ पे हम लोग ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी या डिके रेट जो है उसको कैलकुलेट कर रहे थे। डिके रेट के लिए हम लोगों ने फर्मी गोल्डन रूल का इस्तेमाल किया था और फर्मी गोल्डन रूल के अंदर हमारे पास दो पैरामीटर्स थे जिनको हमने कैलकुलेट करना था, और उस कैलकुलेशन के बाद हम बीटा डिके के लिए एक ट्रांजिशन रेट या ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो उन दो में से एक हमारे पास मैट्रिक्स एलिमेंट था जिसको हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया, और दूसरे नंबर पे हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है जिसको हम आज कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स फर्स्ट सी व्हाट इज़ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। The density of states is essentially the number of different states at a particular energy level that electrons are allowed to occupy. ये हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है या बीटा पार्टिकल एमिट होता है बीटा डिके के अंदर, उसकी जो एनर्जी की वैल्यू है वो फिक्स नहीं होती है बल्कि कॉन्टीन्यूअस होती है। कॉन्टीन्यूअस का मतलब कि एक स्पेसिफिक स्पैन के अंदर, एक स्पेसिफिक इंटरवल के अंदर डिफरेंट अलाउड लेवल्स होते हैं, डिफरेंट अलाउड वैल्यूज़ होते हैं एनर्जी की, जो कि आपका इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एनर्जी लेवल या हमारे पास एक एनर्जी इंटरवल है जो हमने डिफाइन किया हुआ है, लेट्स से 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। तो उस 10 से 12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ एनर्जी की जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्यूपाई कर सकता है। लेट्स से वो 10 हो सकती हैं, 10.5 हो सकती है, 11 हो सकती है, 11.3 हो सकती है। तो उस पर्टिकुलर एनर्जी इंटरवल के अंदर जितनी भी एनर्जी स्टेट्स या जितनी भी एनर्जी की पॉसिबल वैल्यूज़ इलेक्ट्रॉन के पास हो सकती हैं, दैट इज़ कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का मतलब कितनी स्टेट्स, कितनी एनर्जी की वैल्यूज़ जो हैं वो इलेक्ट्रॉन के लिए अवेलेबल हैं। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो हैं उसको ऑब्टेन करने के लिए, टू ऑब्टेन द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी वी नीड टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। यानी अगर हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी या ट्रांजिशन रेट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड ड्यूरिंग दिस न्यूक्लियर मैट्रिक्स एलिमेंट कैन बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो यहाँ पे जब हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स एलिमेंट है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, और आपके पास जो डिके रेट है वो सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स पे डिपेंड कर रहा है। एज अ रिजल्ट द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी बेसिकली गवर्नड बाय द डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट्स। तो इसका मतलब जो आपकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है या जो डिके रेट है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट्स के ऊपर। Hence, the density of final states determines the shape of the beta energy spectrum। यानी जो आपके पास बीटा डिके में एनर्जी स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा, एनर्जी स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास एक ग्राफ होता है जो हमें ये बता रहा होता है कि इस रिएक्शन के अंदर या इस रिएक्शन के अंदर जितने भी पार्टिकल्स एमिट हुए हैं वो कौन कौन सी एनर्जी की वैल्यूज़ उनके पास मौजूद है। मतलब इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी हो सकती है, न्यूट्रिनो की कितनी एनर्जी हो सकती है, या एंटी न्यूट्रिनो की जो है हम आपके पास। तो जितने भी पार्टिकल वहाँ पे एमिट हो रहे हैं उनकी एनर्जी को जब हम एक ग्राफ की सूरत में शो करते हैं कि ये वैल्यूज़ इसके लिए पॉसिबल हैं, तो दैट ग्राफ इज़ कॉल्ड द एनर्जी स्पेक्ट्रम। तो इसी तरह से बीटा डिके के अंदर भी हम एनर्जी स्पेक्ट्रम फाइंड करना चाह रहे हैं, यानी हम देखना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास कौन कौन सी एनर्जी की वैल्यूज़ आ सकते हैं या कितनी एनर्जी वो ऑक्यूपाई कर सकता है जब बीटा डिके होता है। सो बीटा एनर्जी स्पेक्ट्रम जो है, चूँकि आपके पास जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है या डिके रेट है, हमने एज्यूम कर लिया कि जो हमारा मैट्रिक्स एलिमेंट है जिसको हमने लास्ट कैलकुलेट किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, उसको हमने कांस्टेंट कंसीडर कर लिया। तो जब वो चीज़ कांस्टेंट है तो सिर्फ दो चीज़ें थी, दो वेरिएबल्स थे हमारे पास से डिके रेट का जो फार्मूला था उसके अंदर। तो उसमें से एक फैक्टर को हमने कांस्टेंट कंसीडर कर लिया, तो एक ही फैक्टर है वेरिएबल विच इज़ द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो इसका मतलब चूँकि अगर वो फैक्टर कांस्टेंट है तो आपका जो डिके रेट है बीटा डिके का वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट्स के ऊपर। और चूँकि आपका बीटा डिके या डिके रेट जो है वो इस पर डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब कौन से पार्टिकल के पास कितनी एनर्जी जाएगी, तो वो जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है वो भी हम डिसाइड करेंगे फ्रॉम दी डाटा गिवन बाय द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। यानी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के ऊपर ही आपका डिके रेट भी डिपेंड कर रहा है,
और बीटा एनर्जी का जो स्पेक्ट्रम है, यानी कितनी एनर्जी किस पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो वैल्यूज़ या वो स्पेक्ट्रम भी हमें इसी एक्सप्रेशन से या इसी वैल्यू से मिलेगा। सो अब हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। Note that daughter nucleus can be considered to have a final quantum state. In comparison, the decay products being free particle can have continuum energy states. अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपका जो डॉटर न्यूक्लियस होता है उसके लिए एक फाइनल एनर्जी स्टेट है कि इसकी एनर्जी फिक्स है, इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो होगी। जो हम कंटिन्यूम की बात कर रहे हैं कि ये या ये वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ डीके प्रोडक्ट्स के लिए है, यानी इलेक्ट्रॉन्स के लिए और न्यूट्रिनो के लिए है। Therefore, to find the density of states, we need to know the number of final states accessible to the decay products. तो जब हम फाइनल स्टेट्स की या डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की बात कर रहे होंगे तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का क्या मतलब है कि कितनी एनर्जी स्टेट्स इलेक्ट्रॉन के लिए या न्यूट्रिनो के लिए अवेलेबल है, मतलब कौन कौन सा एनर्जी लेवल है जिसमें इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रिनो जो है वो स्टे कर सकता है। तो ये जो चॉइस है एनर्जी लेवल्स की, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के पास है, जबकि हमारा जो डॉटर न्यूक्लियस है उसके लिए एनर्जी की वैल्यू फिक्स है। सो जब हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है या न्यूट्रिनो है उसके लिए कितनी अवेलेबल एनर्जी लेवल्स मौजूद हैं। To obtain the number of accessible quantum states for electron, quantum states का मतलब accessible energy states, let us suppose in the decay that we have an electron or positron emitted with momentum p of e. So let's say अगर हम पहले इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करें, इलेक्ट्रॉन के लिए नंबर ऑफ स्टेट्स या नंबर ऑफ अलाउड क्वांटम स्टेट्स, तो उसके लिए लेट्स अज्यूम कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है उसका मोमेंटम p of e है। Since electron is considered to be free and therefore its position and momentum can be specified with uncertainties dx, dy, dz and dpx, dpy and dpz. So density of states या number of states को calculate करने के लिए हम लोग uncertainty principle जो है उसका यूज़ करेंगे। और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, अगर हम उसकी पोजीशन मोमेंटम फॉर्म को देखें तो हम कहते हैं कि पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली एट द सेम टाइम। और मैथमेटिकली हमारे पास जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक्सप्रेशन आता है दैट इज़ uncertainty in position dx into uncertainty in momentum dpx is approximately equal to h. h हमारे पास यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है। सो हमारे पास अगर हम डी एक्स जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है पोजीशन का, तो वहाँ एक्स की डायरेक्शन में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है उसको हम लिख सकते हैं डी एक्स इंटू डी पी एक्स इज़ नियरली इक्वल टू एच। सिमिलरली फॉर वाई एंड जी डायरेक्शन भी हम इसको लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वहाँ से हमने स्टार्ट किया है। Thus we can say the smallest volume in phase which can be measured in quantum mechanics is। अब जहाँ पे भी हम पोजीशन और मोमेंटम की बात कर रहे होते हैं तो पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स को मिलाने से जो स्पेस हमारे पास बनती है उसको हम फेज़ स्पेस का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कार्टेशियन स्पेस की बात करते हैं ना, जहाँ पे हमें सिर्फ 3 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, 3 पोजीशन की वैल्यूज़, एक एक्स की डायरेक्शन में, एक वाई की डायरेक्शन में, एक जी की डायरेक्शन में। तो ये 3 वैल्यूज़ जब हमारे पास आ जाती हैं तो हम किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन है स्पेस में हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब उसके ऑपोजिट जहाँ पे हमारे पास फेज स्पेस होती है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, जहाँ पे सिर्फ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स का होना काफ़ी नहीं है बल्कि 3 पोजीशन की वैल्यूज़ के साथ 3 मोमेंटम की वैल्यूज़ भी ज़रूरी होती हैं किसी भी पार्टिकल की स्टेट को डिफ़ाइन करने के लिए। यानी जिस तरह कार्टेशियन स्पेस के अंदर या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमें 3 पोजीशन की वैल्यूज़ चाहिए होती हैं किसी भी पार्टिकल की स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए, बिल्कुल उसी तरह फेज़ स्पेस के अंदर हमें पोजीशन के साथ साथ 3 मोमेंटम की वैल्यूज़ भी चाहिए होती हैं किसी पार्टिकल की स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए। सो यहाँ पे चूँकि हमने पोजीशन और मोमेंटम दोनों चीज़ों को इन्वॉल्व किया है तो हम जो है वो फेज़ स्पेस के अंदर उस चीज़ को कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास जो फेज़ स्पेस होती है उसका वॉल्यूम जो है वो डी एक्स, डी पी एक्स, डी वाई, डी पी वाई, डी जी और डी पी जी के इक्वल होता है। यानी आपके पास वैसे अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो हम 3 साइड्स की लेंथ को यानी लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं या एक्स, वाई और जी की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे चूँकि पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के साथ साथ मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स भी हैं तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, डी एक्स, डी पी एक्स यानी पोजीशन और मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन
into position and momentum in y direction into position and momentum in z direction। तो इन तीनों के यानी 6 जो क्वांटिटीज़ हैं इनका प्रोडक्ट जो है वो हमें फेज स्पेस का वॉल्यूम देगा। यानी कार्टेशियन स्पेस में वॉल्यूम कैसे आता है, 3 लेंथ्स को मल्टीप्लाई करने से, या लेंथ विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करने से, या एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से। और फेज स्पेस के अंदर क्योंकि हमारे पास 3 की बजाय 6 कोऑर्डिनेट्स हैं, 3 पोजीशन और 3 मोमेंटम की वैल्यूज़, तो उन 6 वैल्यूज़ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास फेज स्पेस का वॉल्यूम आएगा। और इस फेज स्पेस का जो अप्रॉक्सीमेटेड वॉल्यूम होता है वो एच क्यूब के बराबर होता है, विच इज़ अ फिक्स्ड वैल्यू। और in other words we can also say that this volume corresponds the one quantum state of the particle as we can't determine the position and momentum inside the volume। so हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो वॉल्यूम है ये एक एनर्जी स्टेट का वॉल्यूम है कॉरिस्पॉन्डिंग टू वन क्वांटम स्टेट, यानी एक क्वांटम स्टेट या एक एनर्जी स्टेट जो इलेक्ट्रॉन के लिए अवेलेबल है फेज स्पेस में, ये उस स्टेट का वॉल्यूम हमारे पास एच क्यूब है। Now, if we want to calculate the total number of quantum states inside the spatial volume V and momentum range P to P plus dP, we need to calculate the corresponding phase space volume by integration। यानी बेसिकली हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और फेज स्पेस वॉल्यूम का यूज़ करते हुए बेसिकली हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स या नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास वॉल्यूम है जो कि एक स्टेट के लिए अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल वॉल्यूम मालूम करेंगे फेज स्पेस का, ठीक है, यानी पूरी जो स्पेस अवेलेबल है जिसमें डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल हैं, मौजूद हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो हम पूरी स्पेस का वॉल्यूम मालूम करेंगे। फिर एक स्टेट के वॉल्यूम के साथ जब हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं वो आ जाएंगी। यानी टोटल वॉल्यूम को, एक स्टेट का जो वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया, ये हमारे पास एक सिंगल स्टेट का वॉल्यूम है, यानी एक एनर्जी स्टेट जो अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन को, उस स्टेट का, उस एनर्जी लेवल का वॉल्यूम है। और अब हम उस पूरी फेज स्पेस का टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। Now, if we want to calculate the total number of quantum states inside a spatial volume V and momentum range P to P plus dP, we need to calculate the corresponding phase space volume by integration। So हम इंटीग्रेट करेंगे इसको P से P plus dP में, यानी ये हमारे पास मोमेंटम रेंज है। dx dy dz इसको हम अलग से इंटीग्रेट करेंगे और मोमेंटम को जो है वो हम P से P plus dP इन लिमिट्स के अंदर इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पे dx dy और dz जो है इनको मिलाने से हमारे पास वॉल्यूम बनता है v, और दूसरी साइड पे हमारे पास जो v ऑफ p है, यानी ये जो चीज़ है इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। एज वी नो हमारे पास जो किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने जो स्पेस कंसीडर की है इसका जो रेडियस है दैट इज़ p, यानी मोमेंटम जो है उसको हमने इसका रेडियस कंसीडर किया है। तो यहाँ पे जो आपके पास वॉल्यूम होगा वो 4/3 पाई पी क्यूब के इक्वल होगा। तो अगर हम डी वी पी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम इसको यानी दोनों साइडों से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव्स लेंगे। तो पी क्यूब को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3p² डी पी के इक्वल आ जाएगा। 3 से ये 3 कट जाएगा और हमारे पास 4 पाई p² इंटू डी पी आ जाएगा। ये हमारे पास डी वी पी है, यानी ये हमारे पास वॉल्यूम है जब हम इस मोमेंटम एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास आ गई वैल्यू 4 पाई p² इंटू डी पी, और इन तीनों को मिलाने से जो हमारे पास वॉल्यूम बना वो v, यानी पोजीशन कोऑर्डिनेट से जो हमें मोमेंटम मिला, वॉल्यूम मिला वो v है, और मोमेंटम कोऑर्डिनेट से जो हमें मोमेंटम मिला वो 4 पाई p² इंटू डी पी है। सो ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ गया है उस फेज स्पेस का। तो अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि टोटल कितनी स्टेट्स हमारे पास अवेलेबल है तो हम इसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। ओके जी, अब इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि लेट्स से कि ये हमारे पास टोटल फेज स्पेस है, तो इस स्पेस का हमने टोटल वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, और इसमें एक स्टेट जो है वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, मतलब एक स्टेट इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, और वो वॉल्यूम हमने पीछे कैलकुलेट कर लिया कि वो एच क्यूब के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल वॉल्यूम है उसको एच क्यूब से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने का मतलब इस पूरा जो वॉल्यूम है उसको हम एच क्यूब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि कितने एच क्यूब इस फेज स्पेस के अंदर मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। यानी टोटल स्पेस, टोटल वॉल्यूम भी हमें मिल गया,
और एक स्टेट कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है वो भी हमें मिल गया। तो हम टोटल वॉल्यूम को एक स्टेट के वॉल्यूम के साथ जब डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एच क्यूब वॉल्यूम की कितनी स्टेट्स यहाँ पे मौजूद हो सकती हैं, यानी नंबर ऑफ़ स्टेट्स जो है वो हम वॉल्यूम की इस इंफॉर्मेशन से मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल वॉल्यूम है हमारा फेज स्पेस का, उसको एक स्टेट जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है उसके साथ डिवाइड कर देंगे। As one quantum states corresponds to h cube phase space volume in phase space, then number of quantum states corresponding to v phase space volume are dn of E, यानी total number of energy states that are available to electron in that phase space volume, वो हमारे पास आ जाएगी 4 pi p square dp into v divided by h cube. Basically, dNE represents the number of quantum states available for electron confined in spatial volume V and having momentum p to p plus dp. स्पेशल वॉल्यूम क्यों कहा जा रहा है कि ये हमारे पास जो स्पेस कोऑर्डिनेट्स थे x y z, उनसे हमें ये वाली वैल्यू मिली है v की, और इस दौरान जो हमारा मोमेंटम है वो वेरी कर रहा है p से p plus dp में। Similarly, we can calculate the number of quantum states available for neutrino confined in spatial volume V and having momentum q to q plus dq. यहाँ पे चूँकि p का सिंबल हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन के लिए यूज़ कर लिया था, तो जब हम न्यूट्रिनो के लिए अलाउड एनर्जी स्टेट्स की बात करेंगे तो वहाँ पे हम p की बजाय q का सिंबल यूज़ करेंगे मोमेंटम के लिए, और इसी फॉर्मूले को बेस बना के हम न्यूट्रिनो के लिए भी नंबर ऑफ़ स्टेट्स जो है उसको लिख सकते हैं, विच इज़ 4 pi q square dqv over h cube. Then the total number of final states which we have simultaneously an electron and a neutrino with momentum p to p plus dp and q to q plus dq are, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे पास कैसे आएंगी, विच विल बी द सुपर पोजिशन ऑफ अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स फॉर इलेक्ट्रॉन एंड अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स फॉर न्यूट्रिनो। यानी दो तरह के पार्टिकल है ना, तो इलेक्ट्रॉन के लिए भी एनर्जी स्टेट्स हैं कुछ स्पेसिफिक, यानी ये और ये एनर्जी की वैल्यूज़ इलेक्ट्रॉन जो है वो हो सकती हैं, और न्यूट्रिनो के लिए भी फिक्स है कि इतनी इतनी और इतनी एनर्जी की वैल्यूज़, इतनी एनर्जी आपका जो न्यूट्रिनो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है। सो जितनी पॉसिबल वैल्यूज़ एनर्जी की इलेक्ट्रॉन के लिए हैं और जितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हमारे पास न्यूट्रिनो के लिए हैं, दोनों को जब हम सुपर इम्पोज करेंगे यानी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास टोटल अवेलेबल स्टेट्स जो हैं वो आ जाएंगी, दैट इज़ 4 पाई का स्क्वेयर v स्क्वेयर p स्क्वेयर डी पी क्यू स्क्वेयर डी क्यू ओवर h6। h क्यूब था तो दोनों फैक्टर से मल्टीप्लाई होंगे तो h6 आ जाएगा, 4 पाई का भी स्क्वेयर आ जाएगा, v दोनों के अंदर सेम था तो v स्क्वेयर आ गया, और p स्क्वेयर और q स्क्वेयर ऑलरेडी फॉर्मूले के अंदर ही इसमें q स्क्वेयर है और वहाँ पे p स्क्वेयर और साथ में dp और dq। Now the total energy is the sum of rest mass energies of electron and neutrino and kinetic energies of electron and neutrino। अब वहाँ पे हमने डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी के लिए स्टार्ट में हमने कहा था dn ओवर def के बराबर है, तो dn तक हमने कैलकुलेशन कर ली। अब हम def कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए पहले हमें टोटल फाइनल एनर्जी मालूम करनी पड़ेगी, फिर हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो def आ जाएगा। अब जो टोटल एनर्जी है हमारे पास वो बेसिकली सम है रेस्ट मैस एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो की, एंड काइनेटिक एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। तो दो तरह की एनर्जीज़ हैं, एक रेस्ट मैस एनर्जीज़ हैं जो कि उनके मैस की वजह से उनके साथ एसोसिएट कर रही है, और एक वो काइनेटिक एनर्जी है जो वो उस एनर्जी को बीटा डिके के बाद जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ दोनों पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे। सो एम ई सी स्क्वायर रेस्ट मैस एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, के जो है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी, और एम न्यू सी स्क्वायर ये हमारे पास रेस्ट मैस एनर्जी न्यूट्रिनो की, और ई न्यू जो है वो काइनेटिक एनर्जी है न्यूट्रिनो के लिए। अब न्यूट्रिनो के लिए जो है वो हम रेस्ट मैस एनर्जी को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू स्मॉल होती है, तो एम ई सी स्क्वायर प्लस के प्लस क्यू इंटू सी। अब क्यू इंटू सी कहाँ से आया है, बेसिकली जो आपके पास एनर्जी है ये P इंटू सी के इक्वल होती है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यानी एक चीज़ हमने स्टार्ट पे ज्यूम की थी कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो को हम रिलेटिविस्टिकली कंसिडर करेंगे, तो रिलेटिविस्टिकली का मतलब ये वो पार्टिकल्स हैं जो क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मूव करते हैं, और वो पार्टिकल जो स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज या स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं उनके लिए जो एनर्जी है वो एम सी स्क्वेयर से हम कैलकुलेट करते हैं। तो उस एक्सप्रेशन के अंदर ओके जी, जो हमारे पास एनर्जी है वो m इंटू सी स्क्वेयर के इक्वल है। अब यहाँ से अगर हम
M और C को अलग कर लें और एक C जो है उसको हम अलग कर लें। तो M जो हमारे पास मास है, C हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है। तो जब हम मास को स्पीड से या वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चीज़ मोमेंटम के इक्वल आती है। सो ये चीज़ हमारे पास मोमेंटम आ जाएगी और साथ में C। इसका मतलब जो एनर्जी है mc² उसको हम P इंटू सी यानी मोमेंटम और स्पीड ऑफ लाइट का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। और चूँकि हम न्यूट्रिनो की बात करें और न्यूट्रिनो के लिए हमने एज्यूम किया है कि जो मोमेंटम है वो P की बजाय Q से हमने उसको डिनोट किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी है वो Q इंटू सी के बराबर आ जाएगी। ओके जी, इफ़ वी वांट टू नो द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट अ पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी K, देन K इज़ केप्ट फिक्स्ड। अगर हम एक स्पेसिफिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए यानी एक स्पेसिफिक स्टेट कंसिडर करें तो वहाँ पे K जो है उसको हम कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं। और उस केस में फिर जब आप डिफरेंशियल लेंगे तो DEF यानी डेरिवेटिव लेंगे तो ये भी वैल्यू कांस्टेंट है, रेस्ट मास एनर्जी ये भी ज़ीरो हो जाएगी, ये चीज़ भी ज़ीरो हो जाएगी और सिर्फ QC का डिफरेंशियल आएगा जो कि DQ इंटू सी के इक्वल आएगा। अब यहाँ से DQ जो है वो DEF ओवर C के इक्वल आ जाएगा, C इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये जो हमारे पास DQ की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 12 में पुट करेंगे यहाँ पे DQ की जगह पे। तो DQ की जगह जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे DEF ओवर C तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा, यानी बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ है, सिर्फ DQ की जगह हमने DEF ओवर C पुट किया है। अब इसको अगर हम रीअरेंज करें तो DEF को इस तरफ लाके डिवाइड कर देंगे तो DN ओवर DEF 4 पाई होल स्क्वायर V² P² DP Q² ओवर CH6 के इक्वल आ जाएगा, विच इज़ द एक्सप्रेशन फॉर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, यानी ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट्स DN ओवर DEF है जिसको हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे। अब ये वैल्यू जो है लास्ट एक्सप्रेशन में लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मैट्रिक्स एलिमेंट को कैलकुलेट किया था और लैम्डा जो हमारे पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी थी उसके अंदर हमने वो वैल्यू पुट कर दी थी। सिमिलरली ये जो हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आई है इसको भी हम लैम्डा वाली जो इक्वेशन है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास डिके रेट या ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। The distribution of electron in different kinetic energies depending upon Fermi theory of beta decay is given as। अब फर्मी थ्योरी ने हमें जो सजेस्ट किया यानी हमने जो सारी कैलकुलेशन की है एनर्जीज़ के लिए वो हमें सजेस्ट करती है कि जो इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रम है वो कुछ इस तरह का होना चाहिए, यानी इस किस्म की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए कि ये हमारे पास है नंबर ऑफ़ एमिटेड पॉजिट्रॉन, यानी जितने भी पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल पॉजिट्रॉन अगर एमिट हो रहे हैं तो मतलब बीटा डिके हो रहा है तो वो डिफरेंट एक एलिमेंट नहीं है, वहाँ पे डिफरेंट न्यूक्लियाई हैं, हर न्यूक्लियाई से जो है वो न्यूट्रिनो एमिट हो रहा है और पॉजिट्रॉन एमिट हो रहा है। तो वहाँ पे जो पॉजिट्रॉन एमिट हो रहे हैं उनके लिए इस किस्म की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हमने सजेस्ट की, यानी कुछ पॉजिट्रॉन्स हमारे पास ऐसे होंगे, लेट्स से यहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ पॉजिट्रॉन ले लिया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, 6 है तो 8 है, तो सिर्फ लेट्स से कि 2 हमारे पास ऐसे होंगे जिनकी 0 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी एनर्जी, फिर उसके बाद 4 हमारे पास ऐसे होंगे जिनकी 0.1 के करीब होगी, फिर ये पीक, तो इसका मतलब 6 हमारे पास पार्टिकल्स ऐसे होंगे जिनके लिए जो एनर्जी है वो 0.2 MeV होगी, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो वो पॉजिट्रॉन जिनके पास 0.3 0.4 5 6 एनर्जी होगी यानी ज़्यादा एनर्जी होगी उनकी तादाद फिर कम होती जाएगी। तो यही हमने बेसिकली डिस्कस किया था स्टार्ट में कि पॉसिबल एनर्जी वैल्यूज़ या पॉसिबल अलाउड स्टेट्स जो इलेक्ट्रॉन्स के पास हैं उनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि जब डिफरेंट पॉजिट्रॉन्स वहाँ पे एमिट हो रहे होंगे तो कितने पॉजिट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनके पास एनर्जी 0.1 होगी, कितने ऐसे होंगे जिनके पास 0.2 होगी, कितने ऐसे होंगे 0.4 या 0.6 वाले, तो हमें पता चल रहा है कि 0.1 वाले बहुत कम होंगे, फिर उसके बाद थोड़े से बढ़ना शुरू हो जाएंगे, 0.2 तक मैक्सिमम होंगे, और यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स वो होंगे जिनके पास 0.2 या 0.2 के करीब करीब एनर्जी होगी, और उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी भी होगी कुछ, लेकिन वो जो तादाद है फिर वो तादाद कम होना शुरू हो जाएगी, यानी एनर्जी बढ़ रही है लेकिन आपका जो स्पेक्ट्रम है या ग्राफ है डाउनवर्ड आ रहा है। डाउनवर्ड आने का मतलब कि जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। सो ये ग्राफ आपको क्या सजेस्ट कर रहा है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है एनर्जीज़ को, कि बहुत कम हमारे पास होंगे जिनकी एनर्जीज 0 से थोड़ी सी ज़्यादा होंगी, मतलब 0.01 या 0.1 की रेंज में, फिर आहिस्ता आहिस्ता तादाद जो है वो बढ़ती जाएगी और 0.2 के अराउंड जो है यानी 0.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले जो पॉजिट्रॉन है वो सबसे ज़्यादा होंगे,
फिर 0.3, 0.4 और 0.6 के लिए वो तादाद और ज़्यादा कम होती जाएगी। तो ये फर्मी थ्योरी हमें सजेस्ट करती है कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, और ये वही डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका हमने बार बार जिक्र किया कि पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के लिए फ़िक्स वैल्यू नहीं होती, बल्कि इंटरवल है कि 0 से 0.6 तक कोई भी वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिट्रॉन उस जो है किसी भी कितनी भी एनर्जी जो है वो उन पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के पास हो सकती है। इस किस्म का स्पेक्ट्रम हमें सजेस्ट करता है फर्मी थ्योरी से, जो हमने एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया वहाँ से हमें ये वैल्यू मिलती है कि इस किस्म का स्पेक्ट्रम होना चाहिए। जबकि एक्सपेरिमेंटली जब हम देखते हैं तो ये वाला जो स्पेक्ट्रम है ये फिट बैठता है बीटा पॉजिटिव डिके के केस में, यानी जहाँ पे आपके पास पॉजिट्रॉन एमिट हो रहा है वहाँ पे बीटा पॉजिटिव के केस में तो आपका जो स्पेक्ट्रम है वो बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। यानी फर्मी थ्योरी की मदद से जो हम एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करते हैं, फर्मी थ्योरी इज़ अ गुड अप्रॉक्सीमेशन फॉर बीटा प्लस डिके, बट इट डज़ नॉट फिट विद बीटा माइनस डिके। यानी किस तरह से पॉजिट्रॉन्स के अंदर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होंगी उसको तो ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है, लेकिन अगर बीटा माइनस डिके होता है यानी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे होते हैं वहाँ पे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो एक्सपेरिमेंटल है डिस्ट्रीब्यूशन है एनर्जी की वो रिजेंबल नहीं करती वो उस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जो हमें फर्मी थ्योरी सजेस्ट करती है। हम कह सकते हैं कि जो फर्मी थ्योरी है ये एक अच्छी अप्रॉक्सीमेशन है बीटा प्लस डिके के लिए, बट इट हैज़ सम डिफेक्ट्स फॉर बीटा माइनस डिके या इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये एनर्जी की वैल्यूज़ को सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं करती, विच शोज़ दैट सम मॉडिफिकेशंस आर आल्सो नीडेड इन दिस थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस के बाद इसको हम फिट कर सकेंगे बीटा माइनस डिके के लिए।